राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे साइंस एनसीईआरटी के क्लास 7 के चैप्टर 3 के बारे में। चैप्टर का नाम है रेशों से वस्त्र तक। आज की वीडियो में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे और अगली वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर और अभ्यास के प्रश्न करेंगे। कक्षा 6 में अपने पादपों पौधों से प्राप्त होने वाले कुछ रेशों फाइबरों के बारे में पढ़ा था। आपने यह भी पढ़ा था कि ऊन और रेशम के रेशे जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन और रेशम के रेशे किससे प्राप्त होते हैं? जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को ही जंतु रेशे कहते हैं। ऊन के रेशे फाइबर भेड़ अथवा याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। रेशम के फाइबर रेशम कीट के कोकून कोश से प्राप्त होते हैं। क्या आप जानते हैं कि भेड़ के शरीर के किस भाग से फाइबर मिलते हैं? क्या आप जानते हैं कि इन रेशों को ऊन में कैसे परिवर्तित किया जाता है, जिन्हें हम स्वेटर बुनने के लिए बाजार से खरीदते हैं? क्या आपको जानकारी है कि रेशम के फाइबर से रेशम कैसे बनाया जाता है, जिनसे साड़ियाँ बुनी जाती हैं? इस अध्याय में हम ऐसे कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। जानता और ऐसे ऊन और रेशम। ऊन भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतुओं से ऊन प्राप्त की जाती है। ऊन किससे प्राप्त की जाती है? भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतु होते हैं उनसे। ऊन प्रदान करने वाले इन जंतुओं के शरीर बालों से ढके होते हैं, जो चित्र में आप देख सकते हैं। घने बालों वाली भेड़। क्या आप जानते हैं कि इन जंतुओं के आवरण पर बालों की मोटी परत क्यों होती है? बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है। वायु ऊष्मा की कुचालक है। वायु क्या है? ऊष्मा की कुचालक होती है, जैसा कि अब अध्याय 4 में पढ़ेंगे। अतः बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं। ऊन इन रोएदार रेशों से प्राप्त की जाती है। क्रियाकलाप 3.1। अपने शरीर, बाहों और सिर के बालों को छूकर अनुभव कीजिए। क्या आपको उनमें कोई अंतर लगता है? कौन से बाल मोटे और रूखे प्रतीत होते हैं तथा कौन से बाल मुलायम हैं? हमारी तरह भेड़ की रोएदार त्वचा पर 2 प्रकार के रेशे होते हैं। भेड़ की रोएदार त्वचा पर कितने प्रकार के रेशे होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है दाढ़ी के रूखे बाल और त्वचा के निकट अवस्थित तंतुरूपी मुलायम बाल। तंतुरूपी बाल ऊन कर्तित ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। भेड़ों की कुछ नस्लों में केवल तंतुरूपी मुलायम बाल ही होते हैं। भेड़ों की कुछ ऐसी नस्ल होती है जिनमें केवल तंतुरूपी मुलायम बाल ही होते हैं। इनके जनकों का विशेष रूप से ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए चयन किया जाता है जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल हो। तंतुरूपी मुलायम बाल हो जैसे विशेष गुणयुक्त भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की यह प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। वर्णात्मक प्रजनन किसे कहते हैं? जो भी तंतुरूपी मुलायम बाल वाले भेड़ होते हैं और वे विशेष गुणयुक्त भेड़ उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की जो प्रक्रिया होती है उसे वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। ऊन प्रदान करने वाले जंतु। हमारे देश के विभिन्न भागों में भेड़ों को अनेक नस्ल पाई जाती है। सारणी 3.1 में आप देख सकते हैं। यद्यपि भेड़ों की ऊन का एकमात्र स्रोत नहीं है, फिर भी बाजार में सामान्य रूप से उपलब्ध ऊन जो होती है भेड़ की ही ऊन होती है। चित्र 3.1 याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। चित्र 3.2 में आप देख सकते हैं याक है, इनसे भी ऊन प्राप्त की जाती है जो कि तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। बकरे के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है। अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है, जो कि जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। अंगोरा ऊन की नस्ल की बकरियां कहाँ पर पाई जाती है? जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में। 3.3 और 3.4 में आप देख सकते हैं अंगोरा बकरी और बकरी। कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल फर होते हैं। इनसे बेहतरीन शॉलें बनाई जाती है जिन्हें पश्मीना शॉल कहते हैं। पश्मीना शॉल किसे कहते हैं? जो भी कश्मीरी बकरी होती है उनके त्वचा के निकट मुलायम बाल फर होते हैं और इनसे जो शॉल बनाई जाती है उन्हें पश्मीना शॉल कहते हैं। उनके शरीर के बालों का उपयोग भी ऊन के रूप में किया जाता है। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एल्पेका से भी ऊन प्राप्त होती है। लामा और एल्पेका से ऊन प्राप्त होती है, वो कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अमेरिका में। क्रियाकलाप 3.2 उन जंतुओं के चित्र एकत्रित कीजिए जिनके बालों का उपयोग ऊन के रूप में किया जाता है और उन्हें अपनी स्क्रैप पुस्तिका में चिपकाइए। यदि आप चित्र प्राप्त नहीं कर पाएँ तो इस पुस्तक में दिए गए चित्रों को देखकर उन्हें बनाने का प्रयास कीजिए। अपने क्षेत्रीय और देश की अन्य भाषाओं में भेड़, बकरी, ऊँट और याक जिस नाम से जाने जाते हैं उनका पता लगाने का प्रयास कीजिए। क्रियाकलाप 3.1 भारत और विश्व के मानचित्र लीजिए। मानचित्र पर उन स्थानों को चिन्हित कीजिए जहाँ वे जंतु पाए जाते हैं
और जिनसे ऊन प्राप्त होती है। ऊन प्रदान करने वाले प्रत्येक किस्म के जंतुओं के स्थान को दर्शाने के लिए विभिन्न रंगों का उपयोग कर सकते हैं। रेशों से ऊन तक। ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है। उनके बालों को काटकर और फिर उन्हें संसाधित करके ऊन बनाई जाती है। आइए हम इस प्रक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करें। भेड़ पालन और प्रजनन। यदि आप जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मैदानों की यात्रा करें तो आप गडेरियों को भेड़ों के झुंडों को चराने के लिए ले जाते हुए देख सकते हैं। भेड़ शाकाहारी होती है और वह घास और पत्तियां पसंद करती है। भेड़ पालक पालने वाला उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त दालें, मक्का, ज्वार, खली, बीज में से तेल निकाल लेने के बाद जो भी बचा पदार्थ होता है वो खली होता है और खनिज भी खिलाते हैं। सर्दियों में भेड़ों को घरों के अंदर ही रखा जाता है और उन्हें पत्तियां, अनाज और सूखा चारा खिलाया जाता है। हमारे देश के अनेक भागों में भेड़ों को ऊन के लिए पाला जाता है। सारणी 3.1 में भेड़ों को की कुछ नस्लों के नाम दिए गए हैं जिन्हें हमारे देश में ऊन उत्पादन के लिए पाला जाता है। सारणी 3.1 में उनसे प्राप्त होने वाली ऊन की गुणवत्ता और गठन को भी दिखाया गया है। भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर बालों की घनी परत होती है जिससे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता की ऊन प्राप्त होती है। जैसा कि पहले बताया गया है कि इन भेड़ों को वर्णात्मक प्रजनन द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जिनमें से एक जनक किसी अच्छी नस्ल की भेड़ होती है। जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि होती है तो ऊन प्राप्त करने के लिए उसके बालों को काट लिया जाता है। रेशों को ऊन में संसाधित करना। उससे पहले हम देखते हैं कि भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लें हैं और वो क्या क्या गुणवत्ता और कहाँ पाई जाती है। नस्ल का नाम है लोही, जो कि अच्छी गुणवत्ता की ऊन होती है और राजस्थान और पंजाब में पाई जाती है। रामपुर बुसायर होती है, भूरी ऊन होती है, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। नाली नली गलीचे की ऊन राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में पाई जाती है। बाखरवाल ऊनी सालों के लिए होता है गुणवत्ता और जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है। मारवाड़ी मोटी रुच ऊन गुजरात में, पाटनवाड़ी होजरी के लिए गुजरात में। अब हम देखेंगे इसके चरण, जो रेशों को ऊन में संसाधित करने के लिए जो भी चरण दिए गए वो। चरण 1, भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है और यह जो प्रक्रिया होती है वो ऊन की कटाई कहलाती है। भेड़ के बाल उतारने के लिए उसी प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है जैसे नाई द्वारा बाल काटने के लिए प्रयुक्त की जाती है। सामान्यतः बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है ताकि भेड़ बालों के सुरक्षात्मक आवरण के न रहने पर भी जीवित रह सके। बाल ऊनी रेशे प्रदान करते हैं। इन्हीं ऊनी रेशों को संसाधित करके ऊन का धागा बनाया जाता है। ऊन उतारने के दौरान भेड़ को कोई विशेष कष्ट नहीं होता है, जैसा कि आपको बाल काटने अथवा आपके पिताजी को दाढ़ी बनवाने में नहीं होता है। बूझों को आश्चर्य है कि जब कोई उसके बालों को खींचता है तो दर्द होता है, परंतु जब वह बाल कटवाता है तब दर्द क्यों नहीं होता? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि त्वचा की जो सबसे ऊपरी वाली परत होती है अधिकांशतः मृत कोशिकाओं से बनी होती है। साथ ही भेड़ के बाल फिर से उगाते हैं जैसे आपके उगाते हैं। चरण 2, त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है जिससे उनकी चिकनाई, धूल और गर्त निकल जाए। यह प्रक्रम होता है अभिमार्जन कहलाता है। व्यावसायिक संकट। ऊन उद्योग हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए जीविकोपार्जन का एक महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन छटाई करने वालों का कार्य जोखिम भरा है क्योंकि कभी कभी वे एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं जो एक घातक रक्त रोग का कारक है जिसे शोट्स रोग कहते हैं। शोट्स रोग किसे कहते हैं? जो भी ऊन निकालने वाले होते हैं और वो छटाई करने का काम करते हैं और उस टाइम जो उन लोग को बीमारी होता है, एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं, वो घातक रक्त रोग होता है, रक्त रोग का कारक होता है जिसे शोट्स रोग कहते हैं। किसी भी उद्योग में कारीगरों द्वारा इस जोखिम को झेलना व्यावसायिक संकट कहलाता है। ऐसे ही व्यावसायिक संकट उसी को कहलाता है जैसे कि कोई भी उद्योग में कारीगर द्वारा इस जोखिम को झेलते हैं उसे व्यावसायिक संकट कहते हैं। आजकल जो अभिमार्जन होता है मशीनों द्वारा किया जाता है। चरण 3, अभिमार्जन के बाद छटाई की जाती है। रोमिल अथवा रोएदार बालों को कारखानों में भेज दिया जाता है जहां विभिन्न गठन वाले बालों को छाटा या फिर पृथक किया जाता है। अगले चरण में बालों को सुखाया जाता है, परंतु इससे पहले बालों में छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों को छाट लिया जाता है जो बर कहलाते हैं। ये वही बर होते हैं जो कभी कभी आपके स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं। इसके पश्चात रेशों का पुनः अभिमार्जन करके उन्हें सुखा दिया जाता है।
इस प्रकार प्राप्त उत्पाद ही धागों के रूप में काते जाने के लिए प्रयुक्त ऊन होती है। चरण 5, रेशों की विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है क्योंकि भेड़ अथवा बकरी की सामान्य ऊन काली, भूरी अथवा सफेद होती है। चरण 6, अंतिम चरण को रीलिंग कहते हैं। अंतिम चरण को क्या कहते हैं? रीलिंग। अब रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है और फिर लपेटकर उनसे धागा बनाया जाता है। लंबे रेशे को काटकर स्वेटरों की ऊन के रूप में और अपेक्षाकृत छोटे रेशों को काटकर ऊनी वस्त्र बुनने में उपयोग किया जाता है। बूझे हुए जानने को उत्सुक है कि सर्दियों में सूती कपड़े हमें उतना गर्म क्यों नहीं रख पाते जितना ऊनी स्वेटर रखते हैं। रेशों को ऊन में परिवर्तित करने के प्रक्रम को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे ऊन की कटाई, अभिमार्जन, छटाई, बर की छटाई, रंगाई या फिर रेलिंग। ये क्रम आपको पूछ सकता है कि रेशों को ऊन में परिवर्तित करने का क्या क्या पहला क्रम क्या है, दूसरा क्या है। ऊन की कटाई पहला, अभिमार्जन, छटाई, फिर बर की छटाई, रंगाई, फिर रेलिंग। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं। क्रियाकलाप 3.4, अपने सहपाठियों के साथ इस विषय पर चर्चा कीजिए कि क्या मनुष्य के लिए भेड़ों को पालना और फिर ऊन प्राप्त करने के लिए उनके बालों को उतारना उचित है। रेशम। रेशम सिल्क के रेशे भी जानवर रेशे होते हैं। रेशम के कीट रेशम के फाइबरों को बनाते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन सेरिकल्चर कहलाता है। अपने माताजी, चाची जी, दादी माँ से विभिन्न प्रकार के रेशम तथा रेशमी साड़ियों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। विभिन्न प्रकार के रेशम को सूचीबद्ध कीजिए। इससे पहले कि हम रेशम प्राप्त करने के प्रक्रम पर चर्चा करें, रेशम के कीट के जीवन चक्र के बारे में जानना आवश्यक है। रेशम कीट का जीवन चक्र। मादा रेशम कीट अंडे देती है जिनसे लार्वा निकलते हैं जो कैटरपिलर, इल्ली या फिर रेशम कीट कहलाते हैं। ये आकार में वृद्धि करते हैं और जब कैटरपिलर अपने आजीवन चक्र की अगले अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो यह प्यूपा कोशित कहलाता है। भारत में रेशम उत्पादन से संबंध विभिन्न प्रकार के उद्योगों में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। रेशम कीट के पालन, कोकूनों में से रेशम को निकालने और कच्चे रेशम से वस्त्र निर्माण आदि कार्य अधिकतर महिलाओं द्वारा ही किए जाते हैं। अपने उद्यम द्वारा वे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में योगदान देती है। रेशम उत्पादन में चीन विश्व में पहले स्थान पर है। भारत भी प्रमुख रेशम उत्पादक देशों में गिना जाता है। रेशम जो अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है, यह जाल उसे अपने स्थान में बने रहने में सहायता करता है। फिर यह अंग्रेजी संख्या 8 के रूप में अपने सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है। सिर की इस गति के समय कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है जो कठोर होकर सूखकर रेशम का रेशा बन जाता है। जल्दी ही कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेता है और प्यूपा बन जाता है। यह आवरण कोकून कहलाता है। कीट का इसका आगे का विकास कोकून के भीतर होता है। रेशम के रेशों का उपयोग रेशम के वस्त्र बुनने के लिए किया जाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि रेशम का मृदु रेशा सूत्र जो होता है स्टील के तार जितना मजबूत होता है। रेशम कीट का जीवन चक्र ए से एफ तक दिया गया है। नर, मादा, फिर शहतूत की पत्ती पर अंडे देते हैं रेशम कीट, कोकून, कोकून में विकासशील कीट। रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होता है और रेशों से तैयार किया जाता है। रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं जो एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखाई देते हैं और उनसे प्राप्त होने वाला रेशम का धागा गठन अर्थात रुचता, चिकनाहट, चमक आदि में भिन्न होता है। अतः टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम, अन्य प्रकार के रेशम विभिन्न किस्म के रेशम कीटों द्वारा काटे गए कोकूनों से प्राप्त किए जाते हैं। सबसे सामान्य रेशम कीट शहतूत रेशम कीट होता है। इस कीट के कोकून से प्राप्त होने वाला रेशम फाइबर मृदु, चमकदार और लचीला होता है तथा इसे सुंदर रंगों में रंगा जा सकता है। रेशम कीट पालन अथवा रेशम कीटों का संवर्धन भारत का बहुत प्राचीन व्यवसाय है। भारत व्यावसायिक स्तर पर बहुत अधिक रेशम का उत्पादन करता है। क्रियाकलाप 3.1, विभिन्न प्रकार के रेशमी वस्त्रों के टुकड़े एकत्रित कीजिए और उन्हें अपनी स्क्रैप पुस्तिका में चिपकाइए। आपको ये दर्जी की दुकानों में व्यर्थ कतरनों के ढेर से मिल सकते हैं। अपनी माताजी, चाची जी अथवा शिक्षिका की सहायता से विभिन्न किस्म के रेशम जैसे शहतूत रेशम, टेसर रेशम, एरी रेशम, मूंगा रेशम आदि की पहचान कीजिए। रेशम के इन टुकड़ों के गठन तथा बुनावट की तुलना कृत्रिम रेशम के टुकड़ों से कीजिए जो संश्लेषित रेशों से निर्मित होते हैं।
कोकून रेशम के कीटों के चित्र एकत्रित करने का प्रयास कीजिए जिनसे कैटरपिलर विभिन्न प्रकार के रेशम प्रदान करते हैं। क्रियाकलाप 3.6 किसी कृत्रिम संश्लेषित रेशम और शुद्ध रेशम का एक एक धागा लीजिए। इन धागों को सावधानी से जलाइए। क्या आपको उनके जलते समय उत्पन्न गंध में कोई अंतर महसूस हुआ? आप सावधानी से उनके एक धागे को जलाइए। इसके जलने को गंध कृत्रिम रेशम के जलने जैसी है अथवा शुद्ध रेशम जैसी। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है? यह जानने के लिए कि रेशम कीट के जीवन चक्र में कोकून अवस्था कब आती है, क्रियाकलाप 3.7 करने का प्रयास कीजिए। क्रियाकलाप 3.7 चित्र 3.9 की फोटो प्रतिलिपि लीजिए। रेशम कीट के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं के चित्र काट लीजिए और प्रत्येक को गत्ते अथवा चार्ट पेपर पर अलग अलग चिपकाइए। अब इन चित्रों को आपस में मिला लीजिए। आप चित्रों को जीवन चक्र की अवस्थाओं के सही क्रम में लगाने का प्रयास कीजिए। जो कोई भी सबसे जल्दी ऐसा कर लेगा वह विजेता होगा। आप अपने शब्दों में रेशम कीट के जीवन चक्र का वर्णन भी कर सकते हैं। इसे अपने स्क्रिप्ट पुस्तिका में लिखिए। मादा रेशम कीट तथा उसके अंडे, शहतूत की पत्तियों को खाते हुए लार्वा, कैटरपिलर, रेशम कृमि, शहतूत का वृक्ष। कोकून से रेशम तक। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पाला जाता है और उनके कोकूनों को एकत्रित करके रेशम के फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। रेशम कीट पालन। कोई मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। अंडों की सावधानी से कपड़े की पट्टियों में अथवा कागज पर संग्रहित करके रेशम कीट पालकों को बेचा जाता है। ये पालक किसान अंडों को स्वस्थकर स्थितियों, उचित ताप एवं आर्द्रता की अनुकूल स्थितियों में रखते हैं। अंडों को उपयुक्त ताप तक गर्म रखा जाता है जिससे अंडों में से लार्वा निकल आए। यह तब किया जाता है जब शहतूत के वृक्षों पर नई पत्तियां आती है। लार्वा, जो कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कहलाते हैं, दिन रात खाते रहते हैं और अमाप साइज में काफ़ी बड़े हो जाते हैं। लार्वा को शहतूत की ताज़ी कटी पत्तियों के साथ बांस की स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है। 25 से 30 दिनों के बाद कैटरपिलर खाना बंद कर देते हैं और कोकून बनाने के लिए वे बांस के बने छोटे छोटे कच्छों में चले जाते हैं। इसके लिए ट्रे में छोटी रैक या टहनियाँ रख दी जाती है जिससे कोकून जुड़ जाते हैं। कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कोकून बनाते हैं जिसके भीतर प्यूपा विकसित होता है। रेशम की खोज। रेशम की खोज का अर्थात समय संभवतः अज्ञात है। एक प्राचीन चीनी किंवदंती के अनुसार सम्राट हुआंग टी ने साम्राज्ञी सी लुंग ची ने अपने बगीचे में उगने वाले शहतूत के वृक्षों के पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने का कारण पता लगाने के लिए कहा था। सामग्री ने पाया कि सफ़ेद कृमि शहतूत की पत्तियों को खा रहे थे। उन्होंने यह भी देखा कि कृमि अपने इर्द गिर्द चमकदार कोकून बुन लेते थे। संयोग से एक कोकून उनके चाय के प्याले में गिर गया और कोकून में से नाजुक धागों का गुच्छा पृथक हो गया। रेशम उद्योग चीन में आरंभ हुआ और सैकड़ों वर्षों तक इसे कड़ी पहरेदारी में गुप्त रखा गया। बाद में यात्री और व्यापारियों ने रेशम को अन्य देशों में प्रचलित किया। जिस मार्ग में उन्होंने यात्रा की थी उसे आज भी सिल्क रूट कहते हैं। रेशम का संसाधन। रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए कोकूनों की बड़ी ढेरी का उपयोग किया जाता है। वयस्क कीटों में विकसित होने से पहले ही कोकूनों को धूप में रखा जाता है अथवा पानी में उबाला जाता है या फिर भाप में रखा जाता है। इस प्रक्रम में रेशम के फाइबर पृथक हो जाते हैं। रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकूनों से रेशे निकालने के पश्चात उनसे धागे बनाने की प्रक्रिया जो होती है रेशम की रीलिंग कहलाती है। रीलिंग विशेष मशीनों में की जाती है जो कोकून में से फाइबर या रेशों को निकालती है। फिर रेशम के फाइबरों की कताई की जाती है जिससे रेशम के धागे प्राप्त हो जाते हैं। बुनकरों द्वारा रेशम के इन्हीं धागों से वस्त्र बुने जाते हैं। पहले जानना चाहते हैं कि क्या कपास के धागे और रेशम के धागे की कताई और बुनाई एक ही प्रकार से की जाती है? रेशम कीटों से रेशम तथा भेड़, बकरी एवं याक से ऊन प्राप्त की जाती है अतः रेशम और ऊन जानतर रेशे हैं। ऊँट, लामा और एल्पैका के बालों को भी ऊन प्राप्त करने के लिए संसाधित किया जाता है। भारत में अधिकतर भेड़ों को ऊन प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। भेड़ के शरीर से बालों को उतारकर पहले अभिमार्जन व छटाई की जाती है और फिर सुखाने के बाद उन्हें काट कर उनसे ऊन प्राप्त की जाती है। अपने जीवन चक्र में रेशम कीट रेशम के रेशों की कताई करके कोकून बनाते हैं। रेशम फाइबर प्रोटीन से बने होते हैं। कोकूनों से रेशम के रेशों को पृथक करने उनका संसाधन किया जाता है और फिर रेशम का धागा बनाया जाता है। इस प्रक्रम को रीलिंग कहते हैं। रीलिंग किसे कहते हैं? कोकूनों से रेशम के रेशों को पृथक करने उनका संसाधन किया जाता है और फिर रेशम का धागा बनाया जाता है और इस प्रक्रम को रीलिंग कहते हैं। बुनकर रेशम के धागों से रेशम के वस्त्र बुनते हैं। इसी के साथ चैप्टर 3 यहीं समाप्त होती है और अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर और अभ्यास के प्रश्न करेंगे। थैंक यू।